हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है श्रेया सिंह और आप सभी मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पे। जैसा आपको पता है, आज क्लास 4 बजे शेड्यूल थी, बट ड्यू टू टेक्निकल एरर्स क्लास आज 8 बजे मैंने अपलोड करवाई है सर से। और आज हम सिविक्स और इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं। बेटा, कल लाइव क्लास अपने टाइम पे 4 बजे ही होगी, तो कल 4 बजे ही मिलेंगे हम, ठीक है। और इसके साथ साथ बेटा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप एमसीक्यूज लाइक अ प्रो सॉल्व करेंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है दिस। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है जापान इज डेवलप्ड कंट्री। ये बोल रहा है जापान डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। अब पूछ रहा है, अब रीजन में क्या दे रहा है, जापान इन्वेस्टेड ऑन द ह्यूमन कैपिटल। तो ये बोल रहा है कि क्या जापान जो वो डेवलप्ड कंट्री है इसलिए है क्योंकि उसने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया। यस बेटा, यही हुआ था। आंसर इज ए। क्या हुआ था बेटा कि जो जापान था, ठीक है, तो उसके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, लोगों को स्किल्ड बनाया, लोगों को एजुकेशन दी, टेक्निकल नॉलेज दी, ठीक है। तो इस वजह से आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, लेकिन उससे पहले एक बार ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझ लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है बेटा, यहाँ पर अगर कोई भी वर्ड लिखा है, कोई भी कीवर्ड लिखा है, तो वो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है, ये श्रेया मैम की जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा बेटा, यहाँ पे लिखा है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा, ह्यूमन कैपिटल का सीधा सा मतलब है, मान लीजिए किसी देश की पॉपुलेशन है, ठीक है। जब पॉपुलेशन में ऐड हो जाती है इन्वेस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट किस चीज की, इन्वेस्टमेंट होती है एजुकेशन की, इन्वेस्टमेंट होती है मेडिकल केयर की, इन्वेस्टमेंट होती है बेटा स्किल्स की। जब ये सारी चीजें किसी इंसान में इन्वेस्ट की जाती हैं, किसी पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट की जाती है, तो वो किस चीज का फॉर्म बनती है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड स्किल प्रोसेस इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। अगर आपका 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर बच्चों, बस मैं जितना पढ़ा रही हूँ क्लास को भले बार बार देखना पड़े, लेकिन नोटबुक लेके बैठिए। जितना मैं पढ़ा रही हूँ, जितनी लाइंस में बोल रही हूँ, अगर मैंने ये मैप ड्रॉ किया है, जो ये मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने जो फ्लो चार्ट आप कह सकते हैं जो मैंने ड्रॉ किया है, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए बेटा, एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। कि मैम ने यहाँ पॉपुलेशन लिखा था, फिर मैम ने बोला उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट कैसी है, एजुकेशन की है, स्किल्स की है, मेडिकल केयर की है। तो क्या बन गया बेटा, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला ह्यूमन कैपिटल। गॉट इट। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। गॉट इट बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है बेटा, ऐसी एक्टिविटी जिसको हम कर तो रहे हैं, हम कर तो रहे हैं, बट उसका पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा, वर्किंग इन बैंक, आप बैंक में काम करें को पैसा तो मिलेगा। टीचिंग योर ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई पैसा लेता है, जब मम्मी आपको पीट पीट के पढ़ाती थी पैसा लेती थी फ्री में पीटती थी, फ्री में पढ़ाती थी, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है बेटा। बाकी आपका वेजिटेबल ग्रो करना, उसको मार्केट में बेचना, या फिर आपका फैक्ट्री में काम करना, किसी तरीके से आप एज अ लेबर काम कर रहे हो या एज अ सुपरवाइजर काम कर रहे हो, आप किसी भी तरीके का वर्क कर रहे हो, आप उसके लिए पे किए जाते हो। तो वो सारी एक्टिविटीज, बाकी तीनों एक्टिविटीज क्या है बेटा, बाकी तीनों क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बेटा। क्या है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब यहीं पर एक और कंसेप्ट क्लैरिटी ले लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो तरह की होती है बेटा, ये अगेन बनाओ अपनी कॉपी में। एक होती है नॉन मार्केट,
ठीक है, और एक होती है मार्केट एक्टिविटीज। बेटा जितनी भी नॉन मार्केट एक्टिविटीज हैं, ठीक है, इसको हम करते तो हैं बट ये हमारे सब्सिस्टेंस लेवल पे होती हैं, हमारे खाने पीने के लिए, हमारे यूज के लिए। लेकिन जो हमारी मार्केट एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज उगाई, ठीक है, आपने मुर्गी पालन किया, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग की, ठीक है, और उसके बाद जो मुर्गी से अंडे आए आपने उनको जाके मार्केट में बेचा, तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है बेटा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी है बेटा, वो मार्केट एक्टिविटीज हैं। गॉट इट? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर। बेटा प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? अगेन बेटा कंसेप्ट क्लैरिटी, ठीक है, अगेन कंसेप्ट क्लैरिटी बेटा यहाँ पे, ठीक है। कंसेप्ट क्या है? प्राइमरी सेक्टर। बेटा प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं तब देखते हैं, पहले सेक्टर्स देख लेते हैं फिर आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। सेक्टर्स क्या है बेटा? प्राइमरी। अब बेटा यहां पर मैं जो सेक्टर्स लिख दे रही हूं आपके ये ऑप्शंस बनेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि मैम ने यहां पे लिखा क्या है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, बेटा आपका तीसरा है टर्शियरी, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर आपको मेनली वो चीजें आती हुई दिख रही हैं जहां पर फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, मतलब एकदम रॉ मटेरियल से चीजें शुरू होती हैं। ऐसे सेक्टर कौन से हो सकते हैं बेटा? एग्रीकल्चर हो सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। जैसे कि बिस्किट बनना है सेकेंडरी मार्केट में, फैक्ट्री में, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा बेटा? रॉ मटेरियल कहां से जाएगा? एग्रीकल्चर से जाएगा। तो अपने आप में कह सकते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए या फिर किसी भी तरीके का प्रोडक्शन लगाने के लिए, जैसे मान लो हम यहाँ पे माइनिंग हो रही है, वो किसका पार्ट है बेटा? वो प्राइमरी का पार्ट है। लेकिन माइनिंग होने के बाद स्टील का मैन्युफैक्चरिंग, स्टील का बनना, कार का बनना, सारा चीज बेटा कहां जा रहा है? सेकेंडरी में जा रहा है। तो जो बेटा आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो आपको कहां से मिल रहा है? वो आपको प्राइमरी एक्टिविटीज से मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए आपका पोल्ट्री है, या आपका ये लगा लीजिए आपका एनिमल हस्बेंड्री होता है एक, ठीक है, गाय भैंस पालते हैं, उनका मिल्क यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज बेटा जितनी भी आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जितने भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्टील बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, जितनी भी चीजें वो आपकी बेटा सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपका है टर्शरी। टर्शरी एक्टिविटीज मतलब बेटा सर्विस। सर्विस क्या हो सकता है बेटा? कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन एक सर्विस है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन यहां आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप देखो और क्या चीजें हो सकती हैं, और क्या चीजें हो सकती है बेटा? यहाँ पे कम्युनिकेशन हो गया, और क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट क्या बेटा? सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें आ गई। और सोचो बेटा, और सोचो क्या हो सकता है? ट्रेड हो सकता है, ट्रेड इज ऑल्सो सर्विस, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आपकी सर्विस में आ जाती हैं, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है प्राइमरी सेक्टर कौन कौन से प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है? एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ रिलेटेड है बेटा? ट्रांसपोर्ट टेरिशरी में दिख रहा है। माइनिंग बेटा कहाँ दिख रही है हमें? प्राइमरी में दिख रही है। बैंकिंग हमें बेटा कहाँ? बैंकिंग बेटा सर्विस है, ठीक है। बैंकिंग क्या है बेटा? सर्विस है। वहां पे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता है, वहां पे कुछ रॉ मटेरियल नहीं आता है। तो जब भी कुछ ऑप्शन दिखे तो खुद भी दिमाग चलाना है कि क्या यहाँ पर रॉ मटेरियल आ रहा है, एकदम जीरो से चीजें स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं, या फिर कहीं से रॉ मटेरियल लाया गया है, चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, या फिर एक ऐसा एरिया है जहां पर लोग बैठे हैं और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चीजें, जो कार बस बन के गई, अब कार बस बन गई सेकेंडरी मार्केट में, अब वो जब आगे जाएगी तो बेटा क्या बन जाएगी? कि टर्शरी मार्केट में एंटर कर जाएगी। जब टर्शरी मार्केट में एंटर करेगी तो उसको हम एज अ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यूज करते हैं। आपको समझ में आ रहा है बेटा? तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है बेटा, समझ रहे हो? जो यहां से निकला, यहाँ यूज हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, वो यहाँ पर जाके सर्विस प्रोवाइड करेगा, चाहे ट्रेड के फॉर्म में, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में, चाहे कम्युनिकेशन के फॉर्म में। अब यहाँ पर माइक बना, वो कहाँ यूज हो रहा है बेटा? सर्विस में यूज हो रहा है, ठीक है।
गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा बेटा? आंसर क्या होगा? 1 and 3 कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन इज बी। बी आपका होगा आंसर। नेक्स्ट बढ़े। ये बोल रहा है ह्यूमन बींग्स आर अ कैपिटल। ह्यूमन बींग्स कैपिटल हैं क्योंकि बेटा बताइए, ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको? ऑप्शंस क्या क्या हैं? इट इज अबंडेंटली अवेलेबल। ह्यूमन बींग्स इसलिए रिसोर्स है क्योंकि वो अबंडेंटली अवेलेबल है, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमंस हो गए हैं, इतने ह्यूमंस हो गए हैं मतलब पता ही नहीं चल रहा है, अबंडेंट हो गए हैं, एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए हैं। इट हैज अ नॉलेज एंड स्किल, क्योंकि उसके पास नॉलेज एंड स्किल है। बेटा मैंने क्या बताया था, याद रखना कि कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या यूज कर रहे थे हम? एजुकेशन यूज कर रहे थे, और क्या बताया था मैंने? मेडिकल केयर, स्किल्स, नॉलेज, ठीक है। या फिर इट इज पेड फॉर वर्क, क्योंकि उनको काम के लिए पे किया जाता है, या फिर ये इजिली अवेलेबल होते हैं। क्यों बेटा, क्यों वो कैपिटल है? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, स्किल है, इसीलिए वो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। और वो एज अ रिसोर्स यूज होंगे कहाँ? एज अ एसेट यूज हो गए। हम या तो हम जिंदगी में दो ही चीज हो सकते हैं बेटा, या तो हम देश के लिए एसेट हो सकते हैं या तो लाइबिलिटी हो सकते हैं। और एसेट क्या होता है? आप पढ़ोगे, लिखोगे, आप एज अ ह्यूमन कैपिटल बनोगे, आप में कैपिटल के रूप में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है बेटा? नॉलेज इन्वेस्ट हो रही है, तो आप एसेट बन जाओगे। देश के लिए क्या बन जाओगे बेटा? जरूरत, अच्छे देश को सर्विस प्रोवाइड करोगे। आप आईएएस आईपीएस बनोगे, आप क्या बोलते हैं, कुछ लोग आप में से एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, कुछ लोग बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो आप क्या बनोगे बेटा? आप ह्यूमन कैपिटल बनोगे। और मैं आपको ह्यूमन कैपिटल बनाने का काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है। या फिर आप क्या हो सकते हैं? देश के लिए लाइबिलिटी हो सकते हैं। लाइबिलिटी क्या होता है बेटा? बोझ बन जाए देश पे, पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया, काम नहीं किया, मेहनत नहीं की, जम के मेहनत करो, क्या बनोगे फिर? एसेट बनोगे देश के लिए, घर के लिए, अपनों के लिए। और वरना क्या बन जाओगे बेटा? लाइबिलिटी। तो हमें क्या नहीं बनना है? लाइबिलिटी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? एसेट बनना है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनूप वर्क्स एज अ फिशरमैन। अनूप एज अ फिशरमैन काम करता है। स्टेट इन विच सेक्टर ही इज एंगेज्ड। बताओ वो कौन से सेक्टर में एंगेज्ड है? बेटा मैंने बोला था कि देखो एकदम बेसिक से चीजें आ रही हैं, बेसिक से। ऐसा तो है नहीं मछली बना दी गई, ऐसा तो है नहीं। लेकिन देखो बेटा, मछली जब समुद्र से आई तो वो प्राइमरी का हिस्सा है, ठीक है, तब वो प्राइमरी का हिस्सा है। लेकिन मछली आपके प्लेट में गई तो बेटा वो कहाँ का हिस्सा है? वो टर्शरी का हिस्सा है, क्योंकि आपको होटल में सर्विस मिली, ठीक है बेटा। शुरुआत कहां से होगी? हमेशा प्राइमरी से होती हुई दिखेगी। आपकी चीजों की शुरुआत ही प्राइमरी से, क्योंकि रॉ मटेरियल आएगा कहां से बेटा? रॉ मटेरियल आपको यहीं से लाना पड़ेगा। आप माइक बना रहे हैं, उसमें जो भी मेटल्स यूज हो रहे हैं वो कहां से आएंगे बेटा? माइनिंग करके आएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? प्राइमरी सेक्टर। आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटा वर्किंग कैपिटल क्या होती है अभी मैं समझाती हूँ, पर पहले ऑप्शंस देखते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या है बेटा इनमें से? टूल्स, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स या बिल्डिंग्स, ठीक है। देखो बेटा, जो फिजिकल कैपिटल होती है, जो आपकी फिजिकल कैपिटल होती है, ठीक है बेटा, उसमें दो तरह की कैपिटल होती है। एक बेटा आपकी होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है बेटा? आपका सिर्फ दो चीजें आती हैं, वो आपको याद रखनी है। पहला आपका रॉ मटेरियल, और दूसरा बेटा आपका क्या आता है? जो आपका क्या है? पैसा, ठीक है। तो ये बस आपकी दो। और एक जो कैपिटल होती है आपकी, जो दूसरा टाइप होता है, वो ऐसी कैपिटल होती है जैसे मशीन्स, ठीक है, या फिर आपके टूल्स, ठीक है बेटा, या फिर आपकी बिल्डिंग्स, ठीक है।
तो ये हमें दो तरह की दिखती हैं। अगर बेटा वर्किंग कैपिटल आ जाए, वर्किंग कैपिटल में आपको सिर्फ ये दो डालनी है, सिर्फ ये दो। बेटा देखो, इससे क्वेश्चन दूसरे काइंड से नहीं बनेंगे, ठीक है? क्वेश्चन सिर्फ यहां से बनाएंगे वो, क्योंकि इसमें आपको दो ही चीजें डालनी है, एक पैसा और दूसरा रॉ मटेरियल। तो आपको पता होना चाहिए ये दो वर्किंग है, ठीक है? बाकी जो है वो आपके परमानेंट रह जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपको परमानेंट होते हुए दिखते हैं। कैसे परमानेंट? इनका नेचर थोड़ा सा परमानेंट होता है, क्योंकि जैसे मशीन्स है, मशीन्स लगा दो आप एक बार, फिर 10-12 साल तक चलती हैं। जैसे मान लो अब सर ने इस बोर्ड में इन्वेस्ट किया, ये बोर्ड क्या है बेटा? ये काइंड ऑफ परमानेंट है, ठीक है? लेकिन जैसे सर को अब क्या है, अब सर को पैसे लगाने पड़ते हैं और चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है? रॉ मटेरियल्स लाना पड़ता है, नई नई चीजें पढ़नी पड़ती हैं। वो इन्वेस्टमेंट जो हमेशा होता रहता है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता रहता है। यानी कि किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी सेटअप को काम करने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल और मनी, वो डेली बेसिस पे चाहिए होता है। ये थोड़ा सा फिक्स्ड होता है, ये आपका फिक्स्ड कैपिटल होता है, ठीक है बेटा? परमानेंट होता है, याद रहेगा। मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, ये आपके फिक्स्ड कैपिटल्स हैं। आंसर याद हो गया बेटा? आंसर इज रॉ मटेरियल्स। आगे बढ़े। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कांस्टेंट ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ा कांस्टेंट क्या है लैंड के लिए एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? तो क्या है बेटा? बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? पहली बात तो ये जान लो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जब कोई भी प्रोडक्शन हो रही होती है, कोई भी फैक्ट्री सेटअप हो रही है, कुछ भी हो रही है, उसमें चार तरह के फैक्टर्स चाहिए होते हैं, चार चीजों की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है ताकि चीजें स्मूथ वर्किंग कर सके। कैसे बेटा? आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको चाहिए लेबर, ठीक है? फिर बेटा आपको क्या चाहिए? फिर आपको चाहिए टूल्स, ठीक है? लेबर चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके बाद बेटा आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यहां से फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल देखा हमने बेटा दो तरीके की होती हैं, ठीक है? कौन कौन सी? एक हमने देखा, सॉरी बेटा यहां पर लैंड है, मैं टूल्स लिख रही हूं, ये लैंड्स है, ठीक है? एक सेकंड में क्लीन ही कर देती हूँ। आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार हैं। पहले लैंड लिखो, फिर लेबर लिखो, फिर फिजिकल कैपिटल लिखो, फिजिकल कैपिटल में दो लिखो, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, और फिर ये ह्यूमन कैपिटल। ये चार चीजें आपको चाहिए होती है। गॉट इट बेटा? अब बोल रहा है कि लैंड कांस्टेंट क्यों बन जाता है, लैंड बाधा क्यों बनता है, लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बाधा क्यों बनता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, कभी खत्म ही नहीं होने वाला, इतना है, कितना भी वो, कितना भी कुछ भी करो, कितनी भी फैक्ट्रीज लगाओ, लैंड तो अबंडेंट है, चलता ही जाएगा, ऐसा है? या फिर ये मैनमेड है? लैंड तो भगवान जी ने बनाया है भगवान जी ने बनाया है। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे बना है लैंड, ठीक है? उसकी कंपोजिशन क्या है, अभी के लिए भगवान ने बनाया है, ओके? इट इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड लिमिटेड इन सप्लाई, या फिर इट कैन बी इजिली इंक्रीज विद द इन्वेस्टमेंट। तुम इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो लैंड इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट क्या है बेटा? कांस्टेंट इज लिमिटेड सप्लाई। बेटा यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया कि कांस्टेंट बताओ लैंड के, दो बाधाएं बताओ, तो पहली चीज तो आप लिखोगे कि ये अबंडेंट नहीं है, यानी कि ये लिमिटेड है, पहली चीज आप लिखोगे ये लिमिटेड है। दूसरी चीज, इंडिया के संदर्भ में अगर आ गया कि लैंड के कांस्टेंट्स क्या हैं, तो पहला तो आप लिमिटेड लिख देना, और दूसरा आप लिखना कि ये स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड है मतलब बेटा छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स है हमारे यहाँ। आपको जो स्मॉल फार्मर्स दिखेंगे वो बहुत ज्यादा मात्रा में दिखते हैं, लैंड होल्डिंग्स क्या है, बहुत छोटी छोटी हैं। अब छोटी छोटी हैं तो इंसान क्या करेगा, उसमें खाने के लिए बोएगा या फिर बेचने के लिए बोएगा। तो आपको जो छोटे फार्मर्स दिखते हैं वो सबसिस्टेंस करते हैं, यानी कि जीवन यापन के लिए क्या करते हैं,
खेती करते हैं, जीवन यापन के लिए चीजें बोते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का मतलब बेटा ऐसी एक्टिविटी जो इन द फार्म नहीं हो रही है, एग्री से रिलेटेड नहीं है, या किसी फार्म पे नहीं हो रही है, वो कौन सी है। वीट उगाना इज इन द फार्म, कैटल रियर करना इज ऑल्सो इन द फार्म, सोइंग पैडी यानी कि चावल वावल जैसी चीजें बोना वो भी इन द फार्म। तो आंसर क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन सी है। तो ऐसी एक्टिविटीज जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड है, अगर यहाँ पे बैंकिंग दे देते या फिर मान लीजिए प्रोडक्शन ऑफ स्टील दे देते, कुछ दे देते, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को कैसे कैसे डिवाइड करना होता है, कैसे कैसे सेक्टर्स काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल फार्मर्स often borrow money at high interest rates। बोल रहे हैं कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो हाई इंटरेस्ट पे पैसे उठाते हैं। क्यों उठाते हैं, क्यों उठाते हैं बेटा, क्योंकि दे नीड कैपिटल टू परचेज इनपुट्स फॉर द मॉडर्न फार्मिंग। यानी कि बेटा देखो यही रीजन है, ये उत्तर एक्चुअल में ये रीजन एक्सप्लेन करता है। क्या होता है बेटा, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, दिस इज रिटन इन योर बुक, कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पैसा नहीं होता है। तो जितना इन्होंने बोया, जितना कमाया, बेचारे उतना क्या, उतना खाने में चला जाता है लोगों का, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतनी है नहीं ना कि पैसा बच जा रहा है, उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे जो बड़े फार्मर्स हैं वो बेचेंगे तो उनको पैसा भी तो मिलता है उल्टा, यानी कि आपने खाने के लिए तो रख ही लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं बहुत बड़ी फार्मर बन जाऊं और मेरे पास खाने के लिए तो है ही, बट मैं जब बेचूंगी तो मुझे पैसा भी मिलेगा, फिर मैं वो पैसे को क्या करूंगी, और आगे इन्वेस्ट करूंगी, मशीनरी खरीदूंगी, टूल्स खरीदूंगी, नया नया तरह के क्या बोलते हैं खाद खरीदूंगी, ठीक है, जिससे मैं क्या कर सकूं, फर्टिलाइजर्स यूज करूंगी अच्छे अच्छे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स यूज करूंगी ताकि मेरी जो क्रॉप्स है वो सेव रहें, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, बट स्मॉल फार्मर्स के पास ये चीज नहीं होती, क्योंकि वो जितना बोते हैं उतना उनको अपने खाने के लिए भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो आंसर इज ए, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। आगे बढ़ते बेटा। What does human capital formation mean? बेटा मैंने आपको बताया, अभी आपको समझ में आना चाहिए, तुरंत सॉल्व करो। ये फिजिकल कैपिटल में इंक्रीज है। फिजिकल कैपिटल क्या होता है बेटा, मैंने बोला था कॉपी पेन लेके बैठना है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे होते तो क्या होता बेटा, आप तुरंत जाते देखते कि मैम फिजिकल कैपिटल क्यों बोल रही हैं। या फिर ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, या फिर ये इंप्रूव करता है स्किल और एबिलिटीज ऑफ द पीपल, या ये माइग्रेशन ऑफ पीपल। बेटा मैंने आपको यही बताया था कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, कि आप उनको नॉलेज दे रहे हो, आप उनको स्किल दे रहे हो, और इसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज या स्किल या एजुकेशन या मेडिकल केयर, जिससे वो देश के काम आ पाते हैं, वो कैपिटल ह्यूमन कैपिटल बन पाते हैं, ठीक है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द टर्शियरी सेक्टर। बेटा मैंने आपको तीनों सेक्टर्स एक्सप्लेन किए थे, अब देखो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा। माइनिंग है क्या टर्शियरी में, बेटा टर्शियरी में माइनिंग आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो बेटा टर्शियरी सेक्टर से कौन बिलोंग करता है, माइनिंग बिलोंग करती है, या फिर आपका टीचिंग बिलोंग करती है, डेयरी या फिर फार्मिंग। तो देखो बेटा माइनिंग क्या है, प्राइमरी से बिलोंग करती है। टीचिंग बेटा आपका, टीचिंग क्या है, फॉर्म ऑफ सर्विस है, तो वो टर्शियरी से बिलोंग करती है। डेयरी क्या है बेटा, आपका फॉर्म ऑफ स्क्रैच से ये शुरू हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगी, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। फार्मिंग बेटा बिल्कुल आप स्क्रैच से चीजें उगाना शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो, उसको प्राइमरी बोल रहे हो, ठीक है। तो आंसर इज बी। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केट एक्टिविटी। बेटा मार्केट मैंने अभी आपको समझाया था कि मार्केट या नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, मैंने बोला था बेटा कॉपी पेन लेके बैठोगे ना, और मैंने एक क्वेश्चन, मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी दे दी, उसके बाद बेटा क्वेश्चन वही बनेगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं
आपको कैमरे के उधर आके नहीं बोल सकते हो बेटा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैम ने अगर बोला है कॉपी पेन लेके बैठना है, मतलब कॉपी पेन लेके बैठना है। आपको अगर चाहिए पूरे पूरे नंबर, आपको मेरे पे ट्रस्ट है, तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठो। जितना मैं आपको समझा रही हूँ आप प्लीज समझते जाओ, और एग्जाम से पहले बस एग्जाम हॉल घुसने से पहले या मॉर्निंग में उठ के या फिर रात को सोते वक्त बस रिवाइज करके सो जाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केट एक्टिविटी। बेटा मार्केट एक्टिविटी क्या है? दो तरह की एक्टिविटी समझाई थी मैंने, मार्केट या फिर नॉन मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। मार्केट एक्टिविटी क्या है बेटा? टीचिंग ऑन चाइल्ड इज अ मार्केट एक्टिविटी? नो, क्योंकि इसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है। कुकिंग फॉर अ फैमिली, अगर मैं अपने घर वालों के लिए खाना बना रही हूँ मुझे पैसा मिलता है? नहीं, तो इट इज ऑल्सो नॉन मार्केट एक्टिविटी। फिर बोल रहा है सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, यस, ये क्या है बेटा? ये मार्केट एक्टिविटी है, क्योंकि मुझे क्या मिलेंगे इसके बदले? पैसे मिलेंगे जब मैं उसको बेच के आऊंगी। क्लीनिंग ऑन हाउस, नो, घर में जब बेड वेड बनाते हो उसके बाद पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, तो क्या है? वो नॉन मार्केट एक्टिविटी। आगे बढ़े, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड स्केर्स रिसोर्स। बेटा देखो, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है? स्कार्सिटी मीन्स होता है कमी, ऐसे रिसोर्स जो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे रिसोर्सेज स्केर्स हो जाते हैं, मतलब कि कमी हो जाती है, मतलब डिमांड भी बहुत ज्यादा है। मतलब देखो, आप देखो, कैपिटल उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लैंड उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज जैसे अब मान लो स्टील है, सोना है, ठीक है, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है बेटा, इनके इनकी कमी लिमिटेड है, तो क्या हो जाता है, एक वक्त के बाद ये बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्केर्स होते हैं। अब मैं आपको यहाँ तीन चीजें बता रही हूँ, अगेन पेन एंड पेपर, तीन कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्केर्स मैन मेड सोर्स, रिसोर्स इज कैपिटल, पैसा इंसान का बनाया हुआ स्केर्स रिसोर्स है। फिर स्केर्स नेचुरल रिसोर्स, ठीक है बेटा। स्केर्स नेचुरल रिसोर्स का मतलब समझ रहे हो? स्केर्स नेचुरल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरल हैं बट स्केर्स हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ऐसा कौन सा है? दैट इज योर लैंड। लैंड क्या है बेटा? लैंड नेचुरल है बट स्केर्स है। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट क्या बेटा? रिसोर्स, रिसोर्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज लेबर बेटा, सबसे ज्यादा अबंडेंट है ये। गॉट इट? ये आपको तीन चीजें याद रखनी होंगी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैन मेड स्केर्स रिसोर्सेज, लेबर है, कैपिटल है, एयर है या सॉइल है, यानी बेटा ये रहा मैन मेड यानी कैपिटल है। गॉट इट? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। लैंड इज कंसिडर्ड अ स्केर्स फैक्टर ऑफ रिसोर्स, मैंने आपको बताया था लैंड एक स्केर्स फैक्टर ऑफ रिसोर्स है। क्यों? बिकॉज द टोटल एरिया ऑफ लैंड अवेलेबल ऑन अर्थ कैन बी इंक्रीज बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है कि जितना एरिया है अब अर्थ जितनी गोल है, अब जितना उसका एरिया है उससे बढ़ाया जा सकता है? ऐसे थोड़ी ना होगा हम एक नया पैच लाके लगा देंगे वो उड़ रहा है ब्रह्मांड में, ऐसा तो होगा नहीं। जो है वो है हमारे पास, अब जैसे हम हैं वैसे हैं। अब इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, बस इंप्रूवमेंट किसकी हो सकती है? आप जैसे हो वैसे हो, ठीक है, लिमिटेड है चीजें, समझ रहे हो? तो क्या फिर लैंड जो अवेलेबल है, ठीक है बेटा, आपको क्या उसको आप बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते हो, रीजन ही अपने आप में गलत है। लेकिन यहीं पर ये होता कि जैसे यहाँ पे लिखा है लैंड इज कंसिडर्ड अ स्केर्स फैक्टर ऑफ रिसोर्स,
क्योंकि वो लिमिटेड है, क्योंकि वो लिमिटेड है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो आंसर ए हो जाता। लेकिन अभी आंसर क्या होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज नहीं कर सकती है लैंड को। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो वेस्टलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, या फिर ऐसे मान लो कल को कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके थ्रू हम डेजर्ट्स में भी क्या बोलते हैं, खेती कर सकते हैं। वहां की जो सॉइल है उसको, जैसे एलुवियल सॉइल में आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में खेती की जा रही है, वैसे ही हम खेती की जा सके तो मजा ही आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अभी के लिए आंसर क्या है बेटा, रीजन इज फॉल्स, क्योंकि जो टोटल अवेलेबल एरिया है अर्थ का, उसको अभी इंक्रीज नहीं किया जा सकता। अर्थ जितनी है उतनी स्क्वायर किलोमीटर्स की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे द हेड ऑफ स्टेट विल बी एन इलेक्टेड वन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। जब स्टेट का जो हेड होता है वो हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होती है, वो बाय द पीपल चूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिपब्लिक बोलते हैं, सेक्युलर बोलते हैं, सॉवरेन बोलते हैं, जस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिपब्लिक बोलते हैं। अभी लास्ट में मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी थोड़ी चीजें और। नेक्स्ट अभी आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी समझना है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है। क्या ये डेमोक्रेसी का फीचर है? यस, ये है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, क्या ये डेमोक्रेसी का फीचर है? यस। क्या मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स? यस। आंसर क्या होगा बेटा, ऑल 3। अब मैंने यहां पर आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी अटेंड करा दिए। अगर आपको ये 3 लाइन याद है तो क्या करोगे बेटा, आप आंसर भी लिख सकते हो। प्लीज अपनी कॉपी में तीनों लिखो, डेमोक्रेसी लिखो, उसके फीचर्स लिखो, ये तीनों लिखो वहां पे। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट मैच। पिनोशेट फ्रॉम जिम्बाब्वे, फर्डीन एंड मार्कोस फ्रॉम चिले, या परवेज मुशर्रफ फ्रॉम पाकिस्तान, या रॉबर्ट मुगाबे फ्रॉम फिलीपींस। बेटा देखो, रॉबर्ट मुगाबे का याद रखना है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। ये कहां से थे बेटा, ये जिम्बाब्वे से थे, ठीक है, ये याद रहेगा। ये आंसर सही है। जो परवेज मुशर्रफ थे वो मिलिट्री जनरल थे पाकिस्तान के, जिन्होंने 1999 में क्या किया बेटा, एक मिलिट्री कूप किया। और क्या किया, वहां का 2002 में क्या कर दिया बेटा, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया बेटा, अमेंड कर दिया। अमेंड करके क्या ले आए बेटा, वहां पर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आ गई, जो क्या करती थी बेटा, सारी चीजों को हेड करती हुई दिखती थी वो, ठीक है। कोई भी मेजर डिसीजन होता था वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ओवरसी करती थी। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बेटा मेंबर्स कौन होते थे, ज्यादातर वो मेंबर्स होते थे जो पाकिस्तान की मिलिट्री से आते थे, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस ऑन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। यस, इक्वालिटी की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, इट्स वन ऑफ द फीचर्स। यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस सिस्टम बेस्ड ऑन किंगशिप। हम किंगशिप की बात करते हैं? नहीं बेटा, हम किसकी बात करते हैं, रिपब्लिक की। हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है बेटा, इलेक्टेड हेड है हमारे पास। इसके बाद फ्रेटर्निटी की बात हम करते हैं। यस, हमारे प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। फ्रेटर्निटी का आइडियल कहां से है बेटा, हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स। यस, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास कुछ, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं बेटा, दोज राइट्स आर फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन। अगर हम किसी देश का हिस्सा हैं तो वो राइट्स हमें चाहिए टू लिव डिग्निफाइड लाइफ, समझ रहे हो बेटा। इसलिए हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिग्निटी देता है। किस तरीके से, हमें फंडामेंटल राइट्स देके, ठीक है, हमारी बातों को रिस्पेक्ट करके, ठीक है, हमारी डिग्निटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर इज
बी, बी इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ एट्रोसिटीज इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल जो थे, मतलब उनको बहुत सारी एट्रोसिटीज, बहुत सारी प्रताड़ना सहनी पड़ी थी। क्यों? बिकॉज वहां के जो रूलर्स थे साउथ अफ्रीका के, वो बिलीव नहीं करते थे अपार्थाइड में। अरे बेटा, बिलीव करते थे तभी तो इतना कुछ हुआ, वरना क्यों ही होता, है ना? तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर इज सी, असर्शन सही है, बट ये इनकरेक्ट है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो रूलर्स थे, जो व्हाइट्स थे, वो किस में बिलीव करते थे बेटा? व्हाइट सुप्रीमेसी में बिलीव करते थे कि हम जो हैं व्हाइट्स हैं, वो हम सबसे इंपॉर्टेंट हैं। हम जैसे लोगों को कलर्ड बोला जाता था, हम कलर्ड थे, इंडियंस वर कॉल्ड कलर्ड। वो व्हाइट्स थे जो वहां के नेटिव्स थे, उनको वो ब्लैक्स बोलते थे और हमें वो कलर्ड बोलते थे। ठीक है, कलर्ड को भी रिस्पेक्ट नहीं थी बेटा। कलर्ड और ब्लैक्स दोनों को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉज इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। कौन सी कंट्री ने इशू किया था 2002 में? बेटा, इसी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आई, वहां पर परवेज मुशर्रफ क्या बन गया? हेड बन गया हर चीज का। ठीक है, आंसर क्या है बेटा? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेटेड इलेक्शंस इन द मैक्सिको फॉर मेनी डेकेड्स। कौन सी पार्टी थी बेटा वो? कम्युनिस्ट पार्टी थी? नहीं बेटा। नेशनल कांग्रेस पार्टी थी? नहीं बेटा। रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी थी? नहीं बेटा। इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी, जिसका नाम था, शॉर्ट फॉर्म थी PRI। ठीक है, तो ये थी, इसने क्या किया था बेटा? वहां पर बेटा क्या था ना, एक चीज और याद रखना, इलेक्शंस बेटा यहाँ पर 6 साल में होते थे, 6 इयर्स में। तो वो पूछ सकते हैं। पाकिस्तान वाला क्या था बेटा? वो 5 साल के लिए फिक्स हो गया था। ठीक है, पता नहीं वहां पे इलेक्शंस होते हैं, पता नहीं उनका इलेक्शंस का सिस्टम ही क्या है, कुछ भी करते हैं वो, क्योंकि बेटा वहां पे मिलिट्री बहुत ज्यादा पावरफुल है। इंडिया में बेटा एक सिस्टम है, यहाँ पे डिविजन ऑफ पावर है। ठीक है, हम डेमोक्रेटिक नेशन है, हम नहीं कर सकते हैं उन लोगों से कंपेयर, है ना? उनका कुछ भी सिस्टम चलता है, उनके पास ना तो डेमोक्रेसी रहती है, उनको उनके हेड को कभी भी उठा ले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या बेटा? हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। ठीक है, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है, वी पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम जिसको चूज करते हैं वो आता है, ठीक है, और जिसको हम चूज करते हैं वो चला जाता है। इस तरीके से हमारा सिस्टम रन करता है। और जो मिलिट्री होती है उसका हेड कौन होता है बेटा? मिलिट्री का हेड जो होता है, सबसे हेड होता है, वो हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो वो भी इलेक्टेड है, यानी कि स्टिल पीपल का ही से है। समझ रहे हो? हर तरफ से पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी द पीपल ऑफ इंडिया, पावर लाइज विद अस, पावर इज विद अस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बेटा कौन सा फीचर नहीं है? इस पे क्वेश्चंस बेटा बहुत बनाते हैं वो लोग, तो PYQs मैंने देखे, इसलिए मैंने डेमोक्रेसी पे काफी क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो क्या ये रूल ऑफ लॉ है? यस, ये रूल ऑफ लॉ है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। या फिर वो रिस्पेक्ट फॉर राइट्स है? यस, राइट्स की हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिग्निटी को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ह्यूमन डिग्निटी को, सिटीजन की डिग्निटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। या फिर कंट्रोल ऑफ मीडिया बाय गवर्नमेंट? दिस इज नॉट। ये कौन सी कंट्रीज में होता है बेटा? जिन कंट्रीज में क्या होता है? डेमोक्रेसी नहीं होती है, जैसे हमें मैक्सिको में दिखा था। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्या बेटा? डेमोक्रेसी का फीचर। आगे बढ़ते हैं। इन डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ मीन्स, बेटा ये रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? ठीक है, हम बार बार पढ़ रहे हैं रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, पर रूल ऑफ लॉ है क्या? लॉ इज सुप्रीम एंड अप्लाइज टू एवरीवन इक्वली। क्या ये मतलब है? या लीडर्स आर अबव ऑल? क्या इंडिया में लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? नहीं है, भी रॉन्ग है। फिर बोल रहा है ओनली सिटीजन्स फॉलो द लॉ। क्या ऐसा है कि सिर्फ सिटीजन्स फॉलो करेंगे, मिलिट्री फॉलो नहीं करेगी, पुलिस फॉलो नहीं करेगी, सिर्फ सिटीजन्स फॉलो करेंगे? ऐसा नहीं है बेटा, सब फॉलो करते हैं। लॉ इज फॉर एवरीवन इन दिस कंट्री। ओके, इट्स सेम फॉर यू, इट्स सेम फॉर एनी लीडर, इट्स सेम फॉर एनी पर्सन। ओके, जो भी क्राइम करेगा उसके लिए सजा सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी को 4 साल, किसी को 5 साल। ओके,
फिर बोल रहा है लॉ डज नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट, ऐसा होता है गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होती, नहीं बेटा, आंसर इज रॉन्ग, ए इज द आंसर, लॉ इज द सुप्रीम एंड अप्लाइज टू एवरीवन इक्वली। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उस देश का सुप्रीम लॉ होता है। हमारा सुप्रीम लॉ क्या है बेटा, हमारा सुप्रीम लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। Who was the chairman of drafting committee of the Constituent Assembly? कौन थे बेटा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इसमें पूछा जाता है कई बार उनके साथ कितने मेंबर्स थे, तो वो +8 मेंबर्स थे। ठीक है बेटा, एक बच्चा कुछ लाइव में क्वेश्चन पूछ रहा था, मुझे क्वेश्चन मिस हो गया है वो। ठीक है बेटा, आप डाउट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, वहां पे नीचे सर के थ्रू या फिर कैसे भी मैं वहां पे रिप्लाई करवा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, When was the Constitution adopted? Constitution को बेटा अडॉप्ट कब किया गया था? ठीक है, 26 जनवरी 1950? नहीं बेटा, 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, इस दिन से अप्लाई हुआ था, अडॉप्ट तो उसके पहले ही हो गया था। 26 जनवरी 1947? नो बेटा, यहां पर ना नवंबर कर लो, आंसर इज 26 नवंबर 1949। ओके, 1949। तो आपको अगर इनटू इफेक्ट आ गया तो आपको 26 जनवरी 1950 लिखना है, और आपको अगर आ गया अडॉप्ट कब हुआ तो आपको 26 नवंबर 1949 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रेज इन द प्रीएम्बल मीन्स पावर लाइज विद द पीपल? मैंने बोला था पावर लाइज विद अस, the people of this country, we the people of India. It's the first line of your constitution, it's the first line of the preamble, we the people of India. Okay, so we the people of India. Next question is the Constituent Assembly held its first meeting. बेटा first meeting कौन से मंथ में हुई थी? दिसंबर 1946 में आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, किसकी बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। बेटा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड थी या नॉन इलेक्टेड थी? देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड थी, बट वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली नहीं चुनते हैं। ठीक है, कि हम पहले क्या चुनते हैं, पहले हम अपने क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर में जो जाके लोग बैठते हैं उनको चुनते हैं। ठीक है, हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स किसको चुनते हैं बेटा? राष्ट्रपति को चुनते हैं। उसी तरीके से जो उस वक्त की प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उन्होंने किसको चुना? उन्होंने चुना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। दो वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे, बट वो जो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिखती है वो मोर और लेस सारे इंटरेस्ट, सारी सोसाइटी, सारे स्ट्रेटा को कवर करती हुई दिखती है। उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें क्रिश्चियंस भी थे, उसमें पारसी, जूस, वो सब आते हुए दिखते हैं आपको, हर कास्ट के लोग, हर क्रीड के लोग, ठीक है, हर कम्युनिटी से लोग आते हुए दिखते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोला जा सकता है कि वो असेंबली कहीं ना कहीं मोर और लेस सबको कवर कर रही थी। दैट्स व्हाई इट इज द वॉइस ऑफ अस ऑल। ये हम सबका डिसीजन है जो इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है बेटा, आंसर इज बी, दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका? बेटा अपार्थाइड का मतलब क्या था? इट वाज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बेटा क्या था अपार्थाइड? अपार्थाइड एक सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था बेटा। ओके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है बेटा? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है बेस्ड ऑन रीजन। कोई किसी तरीके की हाइट है, कैसे भी है, किसी भी रीजन से बिलोंग करता है, तो बेस्ड ऑन द रेस, तुम कौन सी रेस से आते हो, तुम अफ्रीकन रेस से आते हो, तुम इंडियन रेस से आते हो, तुम चाइनीज रेस से आते हो, ठीक है, तुम्हारे रूट्स क्या है, तुम्हारे रूट्स के आधार पर कि तुम कौन सी रूट से आते हो तुम्हारे साथ। जैसे बहुत सारे इंडियंस के साथ बाहर की कंट्रीज में बोला जाता है कि तुम इंडियंस हो, गो बैक टू योर कंट्री, तो वो चीज है बेटा, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन का बेटा फंक्शन क्या है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। ये हमें बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। यस, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे बनेगी और साथ साथ ये भी बताएगा गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी। ठीक है, लेज डाउन लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट पावर। क्या ये लिमिट
लगाता है गवर्नमेंट के पावर पे? यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, ये 2023 का ये क्वेश्चन है कि 2023 या 22 तक कोई पीवाईक्यू है, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मैंने उस साल का एग्जाम नहीं दिया था, बट ये लाइन पूछी गई है। अब आप सोच रहे हो, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो ना अभी से, तो आप तैयार हो रहे हो आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, समझ रहे हो? या फिर ऑल ऑफ द अबव एक्सप्रेसेस द पीपल्स एस्पिरेशंस, हमारी एस्पिरेशंस को ही तो एक्सप्रेस करता है कि हमें क्या चाहिए। इसीलिए तो हमारा प्रीएम्बल बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। एंड इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एक चीज और बेटा, यहाँ पर मैंने सारे मीनिंग्स बता देती हूँ आपके, जो मीनिंग्स है। जैसे एक आपका रिपब्लिक आता है, तो रिपब्लिक में क्या याद रखना बेटा, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा, 2 मिनट में बता देती हूँ मैं, ये इलेक्टेड होगा बेटा। इसके अलावा एक आपका सॉवरियन आता है बेटा, सॉवरियन वो होता है जब आपके इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल फैसले मतलब देश कैसे चलेगा, क्या चलेगा, लेकिन एक्सटर्नल फैसले क्या होते हैं कि कौन से देश से कौन सी ट्रीटी करनी है। हमें पाकिस्तान के साथ जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दी, पता है ना, हमने हमारी जो इंडस वाटर जाती है ऊपर से, उसके लिए एक ट्रीटी हो रखी थी जिसकी वजह से सिर्फ हम 20% वाटर यूज करते थे और उनको 80% वाटर यूज करने के लिए देते थे हम, ठीक है। तो अब हमने वो ट्रीटी क्या कर दी, अभी तो हमने खत्म कर दी। क्यों कर दी हमने? क्योंकि हमने डिसमिस कर दी, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नली हम क्या है बेटा, हम एक्सटर्नल डिसीजंस भी ले सकते हैं, हम सॉवरियन हैं। एक वर्ड आता है बेटा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है बेटा कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ इंडिया में जिस तरीके का सोशलिज्म है बेटा, उसमें जो गवर्नमेंट है वो कुछ तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने पास रखता है, ताकि वो क्या कर सके बेटा, वो पब्लिक जो है, ठीक है, पब्लिक के लिए क्या कर सके, इक्वालिटी ला सके, इक्विटी ला सके, ठीक है, सोशलिज्म ला सके, सबको इक्वलाइज कर सके, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको एक चीज और याद रखनी है, सोशलिस्ट के अलावा सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या है बेटा कि हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज, जैसे हम बोलते हैं इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है, उन कंट्रीज का एक धर्म है, ठीक है, उनका एक स्टेट रिलीजन है। इंडिया में बेटा हर तरह के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ठीक है, हम क्रिश्चियंस हैं, या फिर हमारे ज्यूज हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, बुद्धिज्म है हमारे यहाँ, जैनिज्म है हमारे यहाँ, मुस्लिम है हमारे यहाँ। तो सब क्या है बेटा, हम हिंदू सब हम आपस में मिलके रहते हैं और हमारे पास मोरलेस सब कम्युनिटीज हैं। इसलिए हमारे पास, हमने क्या सोचा, हमारे पास कोई स्टेट का रिलीजन नहीं होगा, हमारे पास सब अपने अपने रिलीजन को अपने अपने हिसाब से जी सकते हैं और रह सकते हैं। फ्रीडम है हमारे पास, सेकुलरिज्म है हमारे पास रिलीजन का, ठीक है। ऐसे बेटा एक जस्टिस आता है। जस्टिस बेटा 3 तरीके का है, आपको 3 तरीके का जस्टिस मिलेगा बेटा। कौन कौन सा? आपको सोशल जस्टिस मिलेगा, यानी कि सोसाइटी में जैसे हमने हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी थी, तो आर्टिकल 17 आता है एक, तो आर्टिकल 17 में हमने क्या किया, फंडामेंटल राइट है वो, हमने बिल्कुल अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी करता है तो उसको क्या मिलती है बेटा, सजा मिलती है, ठीक है। तो सोशल, ठीक है। पॉलिटिकल यानी बेटा सब चुनाव लड़ सकते हैं, सब पार्टी सब जा सकते हैं, सब वोट दे सकते हैं, ये हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं। इकोनॉमिक राइट्स क्या है बेटा? इकोनॉमिक राइट्स क्या है बेटा कि मुझे जॉब मिले, मुझे वर्क सिक्योरिटी मिले, मुझे वेजेस सही मिले। तो ऐसे करके बेटा हमारे पास बहुत सारे कानून बनाए गए हमने, जैसे हमने वेजेस एक्ट बनाया कि इतना वेज तो मिनिमम मिलना ही चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट है हमारे पास, मिनिमम वेजेस को लेकर लॉ है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा आपके मुझे लगता है सारे वर्ड्स हो गए हैं, रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक। एक बेटा आता है आपका इंडिया इज द सॉवरेन, ओके, मतलब मोरलेस यहीं से पूछेंगे, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रख लेना। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं बेटा, कल 4 बजे क्लास है आपकी, और कल हम क्या करेंगे बेटा, कल हम सारे मैप्स निपटाएंगे जितने भी अब तक हमारे सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं, हमने सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं, ठीक है। अगर हो सकेगा तो कल एक रैपिड रिविजन भी कर लेंगे साथ साथ में, लेकिन कल मोरलेस मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि बेटा आप ये वीडियोस बार बार देखो, आपको रैपिड रिविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस यू, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी भी मैंने साथ में दे दी है, ठीक है। कल मिलते हैं 4 बजे विद द मैप्स, ओके। फ्रांस है हमारा, हमें अफ्रीका करना है, अफ्रीका की हमें 3-4 कंट्रीज करनी है, इसके अलावा हमें कुछ लेक्स करनी है,
और हम देखते हैं, नदियां देख लेंगे एक बार, ठीक है। डैम्स देख लेंगे कौन कौन से हैं, अगर 2-4 दिखते हैं हमें, ठीक है। ड्रेनेज में 1-2 चीजें देख लेंगे, किस तरीके का पैटर्न कहाँ पे है। इंडिया की लोकेशन पे थोड़ा बहुत देख लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलते हैं हम 4 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस रिकॉर्डिंग एंड सपोर्टिंग मी। टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।